हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में मलिक मोहम्मद जैसी। आज का यह टॉपिक यूजीसी एनटीए नेट यूनिट 5 के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने मलिक मोहम्मद जैसी का उल्लेख भक्ति काल प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी के बाद ब्रैकेट में सूफी शब्द का भी प्रयोग किया हुआ है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने प्रेमाश्रय शब्द का प्रयोग नहीं किया है बल्कि प्रेम मार्गी शब्द का प्रयोग किया है और इसको सूफी काव्य भी कहा है। तो इस तरीके से आप उन बारीकियों को भी ध्यान में रखेंगे जिससे कि आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ने में आनंद आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल मलिक मोहम्मद जैसी का उल्लेख करते हैं, इसके पहले उन्होंने कुतुबन और मंझन दो और सूफी कवियों का उल्लेख किया है। इसका मतलब है कि तीसरे नंबर पर मलिक मोहम्मद जैसी का उल्लेख होता है। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न पर यह सवाल पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मलिक मोहम्मद जैसी का उल्लेख अपने इतिहास ग्रंथ में किस नंबर पर किया है। तो जो भी विद्यार्थी इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो तुरंत बता देंगे कि तीसरे नंबर पर किया है। शुरुआत इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं, लिखते हैं, ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहिद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। यानी कि पहली ही पंक्ति को आपको ध्यान में रखना है कि मलिक मोहम्मद जैसी के जो गुरु हैं उनका नाम है शेख मोहिदी। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी की जो पुस्तक आखिरी कलाम है ये फारसी अक्षरों में छपी हुई है। आगे लिखते हैं, यह सन 936 हिजरी में यानी सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी किस पुस्तक में या अपने किस ग्रंथ में बाबर की प्रशंसा की है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वो पुस्तक है आखिरी कलाम और किस अक्षर में लिखी गई है, फारसी अक्षरों में लिखी गई है। यानी आखिरी कलाम देवनागरी में नहीं लिखी गई है बल्कि फारसी लिपि में लिखी गई है। तो इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखिए। आगे शुक्ल लिखते हैं, इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि मलिक मोहम्मद जैसी ने किस पुस्तक में अपने जन्म का उल्लेख किया है। तो ध्यान से आप सुनेंगे तो तुरंत आंसर दे देंगे, नहीं तो परीक्षा हॉल में आप बार बार अपने दिमाग में लाएंगे कि हमने तो कई किताबों का अध्ययन किया था लेकिन मलिक मोहम्मद जैसी ने किस पुस्तक में अपने जन्म का उल्लेख किया था, ये बहुत बड़ा सवाल बनकर उभर जाएगा। इसलिए आपको वहां पर आखिरी कलाम नामक पुस्तक को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या लिखते हैं वो, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। यानी कि इन पंक्तियों का बहुत अर्थ जो है वो खुलता तो नहीं है लेकिन ये माना जा सकता है कि जन्म काल को बताते हुए लिखते हैं कि 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का यह अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जैसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए हैं। यानी कि जब मलिक मोहम्मद जैसी लगभग 30 साल के आसपास में थे तब उन्होंने कविता लिखना शुरू किया था और सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं आखिरी कलाम का ही उल्लेख हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। यह भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है, जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, पद्मावत है। तो इसको तो बिना आप तैयारी किए भी तुरंत लगा सकते हैं। जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत के प्रकाशन या निर्माण काल के बारे में खुद बताया हुआ है। एक यहाँ पर पंक्ति दी गई है, सन 927 आहा कथा आरंभ
बैन कभी कहा। आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपरों को देखेंगे, जो पुराने पेपर हैं, उसमें ये पंक्ति छोटी सी जो है सन 927 आहा पूछा गया है कि किस ग्रंथ के बारे में ये पंक्ति संकेत करती है। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि पद्मावत के बारे में ये बात कही गई है। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कभी कहा, यानी इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन यानी आरंभ बैन कवि ने 927 हिजरी यानी सन 1520 के ईस्वी के लगभग में कहे थे। हिजरी यहाँ पर शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो आप अपने नोटबुक पर जरूर नोट कर लीजिए 927 बराबर 1520 ईस्वी। हिजरी यहाँ पर एक तरीके से फारसी कैलेंडर के आधार पर प्रयुक्त हुआ है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि पर ग्रंथ के आरंभ में कवि ने मसनबी की रूढ़ी के अनुसार शाहे वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। अब आप देख रहे हैं कि आखिरी कलाम में उन्होंने बाबर की प्रशंसा की, लेकिन पद्मावत में आप देख रहे हैं कि शेर शाह सूरी की प्रशंसा की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यानी कि पद्मावत की शुरुआत मसनवी शैली में होती है, मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाह वक्त शेर शाह की प्रशंसा की गई है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, शेर शाह दिल्ली सुल्तानू चारह खंड तपय जस भानु वही छाज राज और पाटू सब राजा भूई धरा ललाटू। यानी कि एक तरीके से इन पंक्तियों से प्रशंसा का भाव ही जागृत हो रहा है कि शेरशाह दिल्ली का सुल्तान है और चारों तरफ उसी का ही प्रभाव है, उसके सामने इस धरती पर कोई दूसरा राजा नहीं है। तो एक तो आपको दिमाग में रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। ठीक है, ये तो एकदम फैक्ट्स क्लियर है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि शेरशाह के शासन का आरंभ 947 हिजरी अर्थात 1540 ईस्वी से हुआ था। तो इससे आपके दिमाग में एक और चीज बननी चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि क्या है। वो तुरंत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं कि पद्मावत 1520 में लिखा गया था, क्योंकि जब आप मूल किताब पढ़ेंगे, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे लिखित किताबों को पढ़ेंगे तो आपके फैक्ट्स और क्लियर होंगे। अगर आप मार्केट की कोई गाइड नुमा किताब पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कई किताबों में 1520 लिखा गया हो और कई किताबों में 1540 लिखा गया हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आप पद्मावत के प्रकाशन वर्ष को लेके जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पद्मावत में एक जगह मलिक मोहम्मद जायसी ने 927 हिजरी का उल्लेख किया है, जिसको कि हम ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1520 ईस्वी के आसपास वो समय आता है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम जांच पड़ताल करें और शेरशाह सूरी के शासनकाल को देखें, वो कब गद्दी पर बैठते हैं, उनका शासन कब रहा है, तो वो चीज सामने उभर कर आती है कि 1540 ईस्वी के आसपास में ये ग्रंथ लिखा गया है। यानी कि इस दशा में यह संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो 1520 ईस्वी में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया था। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1520 ईस्वी के आसपास में मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत को लिखना शुरू किए थे और 1540 ईस्वी के आसपास में पद्मावत पूरा हुआ। यानी कि इसको लिखने में लगभग 20 साल लगे। अगर यही सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाएगा तो बहुत कठिन सवाल हो जाएगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी यहाँ पर इस पूरे लेक्चर को सुन रहे होंगे, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा कि उनको एक ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर मिल रही है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, जिस बिंदु पर मैं बातचीत करने जा रहा हूं, अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, यूपी टीजीटी या पीजीटी में एक क्वेश्चन आया हुआ था और बहुत ही इस प्रश्न को लेकर विद्यार्थी तमाम किताबों को खंगाल रहे थे। लेकिन प्रश्न देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही इतिहास ग्रंथ पर बना हुआ था। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से
कराया था। और यही सवाल आया हुआ था पिछले साल के पेपर में, यूपी टीजीटी या पीजीटी में, कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था। तो ध्यान में आपको रखना है, आलो उजाला नामक एक कवि ने इसका अनुवाद किया था। करवाया कौन था? वजीर मगन ठाकुर। अब इस तथ्य को आप तमाम किताबों में खोजेंगे जो मार्केट में उपलब्ध हैं, वहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप गंभीरता से पढ़ेंगे तभी ये फैक्ट्स आपको मिलेगा। तो आलो उजाला बांग्ला अनुवाद है पद्मावत का, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। 1650 ईस्वी के आसपास में ये अनुवाद कराया गया था। वजीर मगन ठाकुर ने इसको कराया था। और इस अनुवाद में भी 927 ही पाठ माना गया है, यानी कि जो 1520 ईस्वी की बात कही जा रही है, इस ग्रंथ में भी इसी को माना गया है। 927 जब हो रहा है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1520 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है। और क्या उल्लेख किया गया है? शेख मोहम्मद जति जखन रचिल ग्रंथ संख्या 27 नवशत। ठीक है। तो यहां पर देखिए दो तथ्य दिखाई पड़ रहे हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको और क्लियर करेंगे। शुक्ल जी लिखते हैं, पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली हैं, जिसमें 27 और 47 प्रायः एक ही तरह लिखे जाएंगे। ये तथ्य यहां पर है जो कि पद्मावत के प्रकाशन वर्ष को या फिर उसके समय को थोड़ा सा दुविधा में डालता है, कंफ्यूजन में डालता है। उसका कारण शुक्ल जी बता रहे हैं कि चूंकि पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां फारसी अक्षरों में मिली हुई हैं, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। वैसे तो हम लोग तुरंत बता देते हैं कि पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है और वो भी भाषा ग्रामीण अवधी है, लेकिन अगर हम हस्तलिखित प्रतियों की बात करेंगे तो फारसी अक्षरों में मिली हुई हैं, जहां पर 27 और 47 दोनों को लगभग एक ही तरह लिखा जाता है। तो इसलिए यहां पर कंफ्यूजन हो गया है। शुक्ल जी लिखते हैं कि इसमें कुछ लोगों को यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया है। ये देखिए यहां पर एक और फैक्ट है कि उसी 47 को 27 लोगों ने पढ़ लिया और उसका गलत पाठ करना शुरू कर दिया है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि 1540 ईस्वी में ही पद्मावत के समय को माना जाना चाहिए। तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे लिखते हैं, जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। मान लीजिए इतना ही दूर तक ये कोटेशन पूछ लिया जाए कि किसका है, तो तुरंत आप बता देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई। तो ये फैक्ट्स है कि मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी में ही अपने शरीर को त्यागा और अमेठी से 2 मील की दूरी पर। और ध्यान देने वाली बात है कि वो किसी महल में नहीं रहते थे बल्कि जंगल में रहते थे, यानी कि उनकी अगर आखिरी स्थिति को देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं होगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो जंगल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अगला फैक्ट है, काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी, एक नाम आप देख रहे हैं, काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजा-दौला से सनद मिली थी, अपनी यादाश्त में जायसी का मृत्यु काल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहां तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, यानी कि इसकी प्रामाणिकता पर भी संदेह है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी पर ही बातचीत करते हुए, कि ये काने और देखने में कुरूप थे। मान लीजिए ये कोटेशन आ जाए कि किस कवि के बारे में ये बताया गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि इन्हीं के आसपास में सूरदास भी थे, तो इनके तो नाम में ही लगा हुआ है और इस पे भी काफी डिबेट है कि ये जन्मांध थे या फिर बाद में अंधे हुए। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में भी बताया जा रहा है, ये काने और देखने में कुरूप थे। तो मान लीजिए अगर ध्यान से आप नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन में सूरदास, जायसी, तुलसी इत्यादि रहेगा, तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है सूरदास पर लगाकर आराम से एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि ये तो
जायसी के बारे में कहा गया है। तो ध्यान में रखें, यहाँ पर ये कोटेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये काने और देखने में कुरूप थे। हालांकि मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं, फिर भी मान लीजिए किसी का दिमाग घूम गया और बना ही दिया तो फिर भी आप वहां पर कर लें। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, कहते हैं कि शेर शाह इनके रूप को देखकर हंसता था। इस पर यह बोले, मोहिका हंसेसी कि को हर हरी, यानी मेरे ऊपर हंस रहे हो या जिसने मुझे बनाया है, क्योंकि ये देखने में काने तो थे ही, इसके अतिरिक्त कुरूप थे। जहां तक मैंने एक और किताब में पढ़ा हुआ था कि इनके चेहरे पर चिकन पॉक्स का एक तरीके से दाग था। तो कुरूप थे देखने में, बहुत बहुत ही हैंडसम टाइप के कवि नहीं थे मलिक मोहम्मद जायसी। इसलिए शेर शाह जो कि उस समय का शासक था, देखकर हंसता था। अचानक मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा कि मेरे ऊपर हंस रहे हो या फिर जिस भगवान ने बनाया है उसके ऊपर हंस रहे हो। यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को जो देखने में अच्छा नहीं हो या फिर कुरूप हो या फिर किसी भी दृष्टि से दिव्यांग हो, अगर कोई उस पर हंस रहा है तो ये पंक्ति वहां पर सटीक बैठती है कि किसके ऊपर हंस रहे हो, मेरे ऊपर या फिर जो ईश्वर ने मुझे बनाया है उसके ऊपर। तो ये पंक्ति भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि किसकी है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयां गाते फिरते थे। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन काल में ही इनके जितने भी शिष्य थे, यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया है, यानी कि एक से अधिक शिष्य थे, इनके एक ग्रुप ही था और वो सभी इनके जितने भी दोहे थे चौपाइयां थी सबको गाते फिरते थे। आगे जो पॉइंट दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी लिखते हैं कि इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी की कितनी पुस्तकों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। तो 3 पुस्तकों का उल्लेख किया है। एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम का ही उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की पुस्तकों में किया है। तो इन तीनों को तो विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। वैसे आप अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो और भी 2-3 रचनाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन इन तीनों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है और इनकी जो विषय वस्तु है उसको तो और ध्यान में रखना है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। यहां पर ध्यान में रखना है, अखरावट में वर्णमाला के बारे में बताया गया है। इसके एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए कि अखरावट किस छंद में लिखा गया है, तो चौपाइयों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे लिखते हैं, इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। यानी कि अखरावट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्णमाला का तो जिक्र किया ही गया है और सिद्धांत संबंधी तत्वों के बारे में बातचीत की गई है। इसके अतिरिक्त इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव और प्रेम के बारे में भी विचार किया गया है। अगली पुस्तक है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और हमने ऊपर आप सभी को अभी बताया कि इसमें उन्होंने बाबर की भी प्रशंसा की है। तो इस तथ्य को भी आपको अपने दिमाग में रखना है, ये नहीं कि तुरंत भूल जाना है। ठीक है, आखिरी कलाम में कयामत का भी वर्णन है और बाबर की प्रशंसा भी की गई है। कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है, कयामत का वर्णन किस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। पुस्तक की जगह पर कई बार ग्रंथ भी लिख दिया जाता है। तो कयामत का वर्णन आखिरी कलाम में किया गया है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत। अगर सही मायने में कहा जाए तो जो जायसी की कीर्ति है, यश है, यानी जायसी जिसके लिए जाने जाते हैं, वो पुस्तक है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट होता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। कई बार सवाल पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम की पीर का कवि किसने कहा है। तो अब यहां पर आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब घनानंद के बारे में चर्चा करते हैं, आलम बोधा ठाकुर के बारे में चर्चा करते हैं,
तो वहां भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए बड़ा कंफ्यूजन सा होने लगता है कि प्रेम की पीर कवि किसको किसको कहा जाता है। तो फिलहाल आप यहां पर देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की पीर शब्द का यूज मलिक मोहम्मद जैसी के संदर्भ में किया हुआ है। आगे वे लिखते हैं, क्या लोक पक्ष में क्या आध्यात्म पक्ष में दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। यानी पद्मावत जैसी की अक्षय कीर्ति का आधार है। इसमें प्रेम का महत्व प्रतिपादित किया गया है। जैसी का हृदय कैसा कोमल था, इस पद्मावत से भी पता चलता है। पद्मावत में लोक पक्ष, आध्यात्म पक्ष दोनों को बहुत ही गुणता, गंभीरता और सरसता के साथ प्रस्तुत किया गया है। आगे वो कबीर दास से तुलना करते हुए लिखते हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यहां पर एक बार फिर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को याद किया है। कबीर को याद करते हुए कहते हैं कि कबीर ने भी हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट रहने का प्रयास करवाया, लेकिन वो जो भी प्रयास उन्होंने किया अधिकतर चिढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं हुआ। आगे लिखते हैं, ये जो कोटेशन मैंने अभी बताया ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ये किसका कोटेशन है। तो तुरंत आप ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कोटेशन है। आगे लिखते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। ये भी मलिक मोहम्मद जैसी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। आगे वे तुलना करते फिर से लिख रहे हैं, कुतुबन, जैसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी वो बार बार सूफी कवियों की तुलना कबीर की से करते हैं, जहां कबीर भी प्रेम, गुरु इन सब के महत्व को प्रतिपादित करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से रागात्मक संबंध और हृदय की कोमलता का स्पर्श होना चाहिए वो नहीं होता है, बल्कि उसमें क्या होता है, आक्रामकपन रहता है, चिढ़ाने वाला ही वहां पर भाव दिखाई पड़ता है। अगर कबीर के दृष्टिकोण से देखें, शुक्ल जी उनको कैसे उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि कुतुबन जैसी आदि जो भी कवि रहे हैं इन्होंने अपने प्रेम कहानी के माध्यम से प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी कि इन सभी को श्रेष्ठ उन्होंने माना है शुक्ल जी ने, तो इसको भी ध्यान में रखिए। आगे का जो कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखते हैं, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। अब इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा मतलब कुतुबन और जायसी का नाम लेना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान में आप रखिए कि ये भी कोटेशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। यानी सूफी कवियों में कुतुबन जायसी का विशेष तौर से उल्लेख किया गया है। आगे लिखते हैं, इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। यह कथन बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसका है, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मलिक मोहम्मद जैसी के संदर्भ में। आगे लिखते हैं, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। इस कथन को आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कहीं न कहीं जरूर देखा होगा, यूजीसी नेट में यह कथन आ चुका है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य
सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। यानी कि जिस चीज की शुरुआत कबीर ने किया था उसको पूरा किया जायसी ने। दोनों का रास्ता अलग अलग था, लेकिन जो उद्देश्य था वो एक ही था, प्रेम का प्रतिपादन करना। ठीक है, प्रेम को स्थापित करने के लिए कबीर कई बार आक्रामक हो जाते थे, दोनों समुदायों को समझाते थे, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी बड़े ही कोमलता के साथ, बड़े ही सामंजस्य, पूर्ण सामंजस्य के साथ, और उसमें हृदय के बार बार हृदय पर जोर दिया जा रहा है, हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखाकर प्रेम को स्थापित किया है। तो कोटेशंस को बिल्कुल ध्यान में रखिए, बार बार मैं कई बार रिपीट करता हूं कथनों को, ताकि आपके दिमाग में ये बैठती जाए और परीक्षा में जैसे ही आप देखें तुरंत आप चहक उठें कि हमने इसको पढ़ा है। अनुराज हिंदी एकेडमी में हमने इन कथनों को पढ़ा था। हालांकि आपके पास पुस्तक होगी, आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज किसी के द्वारा बताई जाती है तो वो दिमाग में बड़ी तेजी के साथ बैठती है, और यही है प्रेम का प्रतिपादन। अगर आप आत्मीय लगाव के साथ पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको इस चैनल से प्रेम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।